जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हगल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अपन जो स्टडी कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म को, तो अब तक अपन 2 लेक्चर इसके कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कम्प्लीटली बेसिक्स को समझ चुके हैं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए किन बातों को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, जहां हम लास्ट क्लास में आपको छोड़े हुए थे, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp3 कार्बन सेंटर पढ़ना है। ठीक है, तो आइए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है अपने को। ठीक है, नोट्स अगर आप कोई बना रहे हैं तो अच्छे से बनाइएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp3 कार्बन सेंटर। ठीक है, आइए देखते हैं किन किन रिएक्शन को पढ़ना जरूरी होता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे SN1 को, फिर कवर करेंगे SN2 को, फिर कवर करेंगे SNI को, और एक होती है SN2 प्राइम। SN2 प्राइम हालांकि ये जेई और नीट के अंदर नहीं आता है, तो इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है तो कोटा सब में पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपको मैं कराऊंगा SN2TH और एक कराऊंगा SN2AR कराऊंगा। ठीक है, एरोमेटिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और टेट्राहेड्रल बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर कवर करेंगे इसको, फिर कवर करेंगे इसको, और फिर ये दोनों को एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं अपन SN1। देखिए SN1 में 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है साथियों यूनिमोलिकुलर, या फिर इसको और बोल सकते हैं ऑर्डर कितने हैं? 1 है। इसको स्टडी करेंगे यूनिमोलिकुलर, और इसके मतलब ही होते हैं ऑर्डर इक्वल टू 1। एन का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं साथियों, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसको स्टडी क्या करेंगे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले SN1 के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली बात ये समझना होगा। दूसरी बात सब्सट्रेट क्या होगा? इसके लिए कुछ अपने को मीडियम लेना पड़ेगा। मीडियम की बात करें तो अपन सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तीसरी बात इसकी इंटरमीडिएट क्या बनती है? ठीक है, चौथा बात प्रोडक्ट क्या बनता है? ठीक है, पांचवी बात फैक्टर क्या अफेक्ट करता है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट, तो इस तरह से ही बोल सकते हैं। रेट अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। किस किस फैक्टर पे रेट डिपेंड करता है, या फिर रेट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट। स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट की में यहाँ बात करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री की। ठीक है, तो आइए इन सब 4 5 6 बातें को देखना जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या हुआ? कोई भी sp3 कार्बन सेंटर, sp3 कार्बन सेंटर। अब कहेंगे सर ये कार्बन सेंटर कायरल होंगे या अकायरल होंगे? क्या होंगे? कायरल या फिर अकायरल होंगे। ठीक है साथियों, चलिए दूसरी बात सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर लेंगे पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट। पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एग्जांपल में ROH, एग्जांपल में H2O।
CH3OH C2H5OH अमोनिया ETC। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दो बातों को लेकर के हम रिएक्शन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये कार्बन है अपने पास। ठीक है, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है Lg। ठीक है, R1 R2 और R3 है अपने पास। ठीक है, और मैं इस रिएक्शन को करवा रहा हूँ कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, तो मुझे तो यहाँ लिखना होगा ना, तो मैं लिख देता हूँ इनको मैं पानी के अंदर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। यह रिएक्टेंट, और सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पहले लेक्चर में मैं बताया था आपको, इसके बीच में कोलिजन होंगे। कोलिजन होने के बाद रिएक्शन आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए रिएक्शन जब आगे बढ़ती है साथियों, तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, R1 कार्बन R2 R3 फिर मैं इसको कार्बन गोवर प्लस। ठीक है, चलिए तो ये होती है इसकी इंटरमीडिएट। क्या होती है इंटरमीडिएट। यह जो स्टेप होती है RTS स्टेप होती है। क्यों? यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, देखिए यह इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। इस इंटरमीडिएट में क्या बना, कार्बोकेटायन बना। क्या बना साथियों, इंटरमीडिएट बना। दूसरा क्या बना, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। तीसरी बात बताइए इसकी शेप क्या हो, या ज्योमेट्री की बात कर ले। ज्योमेट्री क्या होगी, हम सब जानते हैं। अगर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ है तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गए तो इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है अच्छे से, ट्रिगोनल प्लेन। क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना है, 3 1 2 3 है। चलिए ठीक है, अब बताइए इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो है, जो इंटरमीडिएट के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने साथियों, तो काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, देखिए 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, यह जो इंटरमीडिएट बना, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना, यह क्या है, अनस्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब प्रोडक्ट देखिए, सॉरी रिएक्टेंट देखिए, पहले स्टेबल था 2 2 4 2 6 और 2 8, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट था और यह जो रिएक्टेंट, सॉरी ये जो इंटरमीडिएट बना, और वह क्या बना रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का बन रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। अब बताओ क्या यह पॉसिबल है, क्या स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट को बनाना है आपको, ठीक है, अगर इंटरमीडिएट बनाना है तो क्या करेंगे, हम इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है, सो इसको मैं लिख देता हूँ, सो इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप सबने जीओसी के अंदर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, अगर हम देखो R1 R2 R3 जुड़ा हुआ है तो ये क्या करते हैं, प्लस ऐसे इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 6 बातें थी इंटरमीडिएट के बारे में आपको जानने की। ठीक है, ये सारे के सारे बातें अपने आप में इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट बनता है क्या, कार्बोकेटायन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ज्योमेट्री क्या, ट्रिगोनल प्लेनर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन स्टेट कितने, 6। तो सो इंटरमीडिएट क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यह अनस्टेबल है। क्या है, ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है ना, इसी को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक होगा। ठीक है, आपको सर यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, यहाँ पे जो है SN1 के केस में जो आप सॉल्वेंट लेते हैं ना, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही यूज होने लग जाती है। उस टाइप के हम SN1 को हम सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अपने क्या था यहाँ पे, सॉरी पानी था ना,
पानी लिए हुए थे, तो आप पानी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यह इंटरमीडिएट क्या है, प्लेनर है, यह इंटरमीडिएट क्या है, प्लेनर है। इस केस में क्या होगा, बोले तो अगर प्लेनर है तो बैक साइड भी अटैक होंगी और फ्रंट साइड भी अटैक होगी, ठीक है ना। बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है और फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल, मतलब दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। देखिए दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, यहाँ से H2O में कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन से अटैक करेगा, ठीक है ना। चलो देखो यह कार्बन सेंटर है अपने पास, मान लीजिए इस तरफ से अटैक किया OH, ठीक है। तो R1 R2 R3, ठीक है। चलिए प्लस अगर बैक साइड से अटैक करेगी, मतलब हाँ एक तो फ्रंट साइड से अटैक किया और एक और बैक साइड से अटैक करे तो क्या बन जाएगा, OH कार्बन R1 R2 R3, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे और यहाँ पे मिरर लगा देंगे, अगर आप यहाँ पे मिरर लगा देते हैं, अगर आप यहाँ पे अगर मिरर लगा देंगे तो आप देखेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर जो है A एंड B क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब A प्लस B क्या होगा, मिरर इमेज हो गए। A एंड B क्या है, A एंड B आपस में क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे के, ठीक है। तो इस केस में जो बोला जाता है, जो स्टीरियो प्रोडक्ट की जो स्टीरियो बोली जाती है, प्रोडक्ट जो बनेगी सो क्या बनती है, रेसमिक मिक्सचर बनती है। क्या बन जाती हो, रेसमिक मिक्सचर बनती है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बोल दिया जाएगा। बताइए SN1 की जो प्रोडक्ट बनती है वह क्या बनती है, ठीक है। ये था इसका कंप्लीट मैकेनिज्म, ये क्या था इसका कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ SN1, ठीक है दोस्तों। ये था कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ SN1। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अगर इसका कन्फिग्रेशन R हुआ, आप सब जानते होंगे स्टूडियो में, अगर इसका कन्फिग्रेशन R हुआ तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा S, और इसका S हुआ तो इसका क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और दोनों R प्लस S क्या हो जाते हैं, रेसमिक मिक्सचर हो जाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है, देखो किन किन बातों को स्टडी एक्सप्लेन करना था, आइए सबस्ट्रेट को स्टडी करना था, कर लिए। मीडियम क्या होगा, कर लिए। इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होगा, कर लिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कर लिए। स्टीरियो प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट बातें हैं स्टडी करने के लिए, फैक्टर अफेक्टिंग आइए साथियों देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दो होते हैं, एक होते हैं स्टेरिक फैक्टर, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एक होते हैं स्टेरिक फैक्टर और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर में क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन स्टेरिक फैक्टर को। स्टेरिक फैक्टर में क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग is directly proportional to rate of SN1। क्यों भाई स्टेरिक क्राउडिंग क्यों, क्योंकि अगर स्टेरिक क्राउडिंग रहेगी ना साथियों, देखिए अपने पास ये था सबस्ट्रेट, यहाँ लिविंग ग्रुप लगा हुआ था। अब लिविंग ग्रुप समझते हैं क्या होता है, R1 R2 R3, ठीक है। देखो अगर ये जितना R1 R2 है, ये स्टेरिक क्राउडिंग की जो बात कर रहे हैं, किसकी, हम अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, R1 R2 एंड R3 लिविंग ग्रुप को छोड़ करके, ठीक है। देखो तो R1 R2 R3 जितना स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, जितना ज़्यादा बल्कि होगा उतना इजीली क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप को रिपेल करेगा, और लिविंग ग्रुप को जितना रिपेल करेगा तो वह क्या करेगा, लिविंग ग्रुप बहुत जल्दी भागेगा, और लिविंग ग्रुप बहुत जल्दी भागेगा तो यह इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक और बातें हैं, यह स्टेप क्या होती है, स्लो होती है। यह स्टेप क्या होती है साथियों, स्लो होती है। क्यों, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यहाँ पे जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ये क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। ये बातें आपको बतानी थी। चलिए इसी में इसका ग्राफ भी देखेंगे अपन, ठीक है ना, इसका ग्राफ भी देखेंगे। आइए तो ये था जो स्टेरिक क्राउडिंग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, रेट जो होगी बाबू 3 डिग्री की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, और उसके बाद आ जाएगा CH3X का,
ठीक है, कोई भी लिविंग ग्रुप मान लीजिए एक्स है। चलिए ये था स्टेरिक फैक्टर अपना। अब है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब बताइए, हम सब जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं साथियों, अगर हम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें, अगर अपन ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें, जरा देखिए प्रीवियस में, अगर हम इसको जितना ज़्यादा स्टेबलाइज कर दें ना, इसको जितना ज़्यादा स्टेबलाइज कर दें उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, उतने ही अच्छे अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको स्टेबलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, अब आप बताइए मुझे, इसको स्टेबलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। अब बताइए, यह जो है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और वो भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 8 से अगर कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा साथियों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करते हैं, अगर हम जैसे यहाँ R1 R2 R3 लगे हुए हैं ना, जो प्लस लगाते हैं, इसी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस n वाले फैक्टर इसमें जोड़ देता हूँ साथियों, यह क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा ना, तो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट अपना बनेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छा अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, यह रिएक्टेंट है, ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करे, यह जितना ज़्यादा आगे फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ये स्टेबलाइज होते जाएगा, ये जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होते जाएगा ये उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगी, जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा साथियों। ठीक है, तो वह तब बनेगा जब हम इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर, इंटरमीडिएट किससे स्टेबलाइज होगी, इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि अपना जो इंटरमीडिएट बन रहा है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या करेंगे, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अंदर देखेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट sp3 कार्बन सेंटर, एट sp3 कार्बन सेंटर। ये दो फैक्टर थे जिनके ऊपर ये रेट डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और फैक्टर है जो आप कहेंगे सर यहाँ जो हमने बात करी थी, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, हमने यहाँ आपसे बात करी थी ना, सॉल्वेंट के अंदर क्या लेना था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना था। क्यों लेना था, आइए इसको समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले मैं आगे इसका ग्राफ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक चीज़ बहुत फेमस है जो पूछा जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू होगी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस का 1, क्या होगी, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताइए इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, बताइए अगर इसमें के अंदर बात करें अपन तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट हम सबको पता है जो कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो देखिए इंटरमीडिएट कितने बनते हैं, 1 बनते हैं, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिए, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे साथियों, ठीक है, इधर लेते हैं अपन एनर्जी और इधर अपन मेजर करते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस को या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। ठीक है, देखिए इसके जो ग्राफ होंगे क्या होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट थी, ठीक है ना, इस जगह पे अपना क्या है रिएक्टेंट है, ठीक है, और इस प्रकार का इसका ग्राफ बनता है। अब समझिएगा, देखिए यह जो है यहाँ पे क्या होगा, दो ट्रांजिशन स्टेट बने, देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट हो गया, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, देखो आपको वैसे रिएक्टेंट के नीचे प्रोडक्ट क्या, देखो बाबू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा ना जब प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तभी वो स्टेबलाइज होगा, इसलिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अपना C के साथ लिविंग ग्रुप बॉन्ड था, C के साथ Lg था, और यहाँ पे C के साथ न्यूक्लियोफाइल जो आके चिपक रहे थे ना, क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड गोइंग टू स्टार्ट टू ब्रेक या फिर गोइंग टू ब्रेक हो जाएंगे, ये टूटने लग जाएंगे, और ये बॉन्ड क्या होने लग जाएंगे, फॉर्म्ड होने लग जाएंगे, ये बॉन्ड फॉर्म्ड होने लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन को आप स्टेबलाइज करती है, देखो रिएक्टेंट से कम एनर्जी है ना कार्बोकेटायन की, कार्बोकेटायन को आपने स्टेबलाइज कर दी, और कार्बोकेटायन क्या फिर से अपना प्रोडक्ट बन लिया और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये था इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत लोग एक्सप्लेन करते हैं जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी इसको पार करना होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ज़्यादा है,
और यहाँ से यहाँ तक कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनना क्या है, आसान है। और लेकिन रिएक्टेंट से या इन ट्रांजिशन स्टेट जाना थोड़ा कठिन है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे ही एक बार इंटरमीडिएट बन गया तो ये बहुत कम अमाउंट है, जिसे इसको ये अमाउंट मिलेगा तो तुरंत क्या करने करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो चलिए हम ये फैक्टर भी देख लिए, फैक्टर इफेक्टिंग रेट भी देख लिए, और हम ग्राफ को भी स्टडी कर लिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम रोल ऑफ सॉल्वेंट। रोल ऑफ सॉल्वेंट, रोल ऑफ सॉल्वेंट। Why we take polar solvent? Why we take polar solvent? इसके पीछे का रीजन ये होता है बाबू, ध्यान से समझना। बताओ, इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटाइन। जो लिविंग ग्रुप गया होगा, तो लिविंग ग्रुप गया होगा, मान लीजिए वो एक्स था तो ये एक्स माइनस। ठीक है, अगर मैं इस दोनों को स्टेबलाइज कर दूं, इस दोनों को स्टेबलाइज कर दूं, ठीक है, तभी तो अपना प्रोडक्ट अच्छे अमाउंट में बनेंगे। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब बताइए, सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या करेगा, देखो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था अपना एक्स माइनस था। चलिए क्या करेगा, पानी मॉलिक्यूल है, अब देखो यहाँ पे कमाल की बात होती है, क्या कर लेती है, इसके बाद लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर के साथ इंट्रैक्शन करने लग जाता है, साथ इंट्रैक्शन करने लग जाता है और इसको स्टेबलाइज कर देता है। समझ आई बात। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, यह कार्बोकेटाइन जो बना, इसको कोई एक ऐसा पोलर ग्रुप चाहिए, पोलर नेचर का कोई भी एटम चाहिए जो क्या करे, इसको स्टेबलाइज कर दे। तो ऑक्सीजन पोलर नेचर का है। अब बताइए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पोलर नेचर है, ठीक है, क्योंकि दोनों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 के आसपास, और हाइड्रोजन का 2.1, तो पोलर नेचर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देता है। इधर क्या करे, एक्स माइनस को, इधर हाइड्रोजन इसको जो है सो हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है ना, इसको क्या कर लेता है, हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर देता है इस तरह से। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं अपन जो SN1 के केस में जो है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना जरूरी है, जिससे कि इंटरमीडिएट जो बनते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट में जो भी स्पीसीज आते हैं उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए क्या लेते हैं अपन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जिससे कि वो कार्बोकेटाइन को क्या कर दे, स्टेबलाइज कर देता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये बातें थी SN1 की कम्प्लीटली कहानी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी, और आई थिंक हमने सारी बातें SN1 के बारे में आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो देखिए ये सारी बातें थी SN1 के बारे में, हमने आपको बता दिया। और इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, ग्राफ, ग्राफ। और 8वां बात है, वाई वी टेक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, उम्मीद है साथियों, अगर आप ये थ्योरी करते हैं SN1 के अंदर में, तो आपको मैं गारंटी कहता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।